बेटा आ गया कहाँ छोटा वाला आओ जल्दी खा लो बेटा। Hello students, good morning. खा लो गिन के अच्छा वहाँ ले जाओ तकिया पे। Can you hear me? तकिया पे लेट जाओ। वो तकिया पे लेट जाओ। बैठ जा करो। Hello? Can you all hear me? Give me a confirmation, please. Hello? Okay, Suraj can hear me. और बाकी सबको आवाज आ रही है मेरी? आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? Okay, Danish and Uday can listen to me. Suraj can also listen to me. Shivani, can you hear me? आप सुन पा रहे हो मुझे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, great. अभी सिर्फ 8 ही पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास। 1 मिनट और वेट करते हैं सबका, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों को अपनी। कल लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नेचर कंप्लीट कर लिया था। ओके, नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग, स्कोप, नेचर, फीचर्स, ये सब कुछ हम लोग कल पढ़ रहे थे लेक्चर में। फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मैनेजर भी हम लोग आज पढ़ेंगे। तो नेचर हम कंप्लीट कर चुके थे। मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू अप्रोचेस का भी दूंगी
स्क्रीन मेरा दिख रहा है सबको? थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा हम लोगों को। कल हमारा लेक्चर बहुत स्लो रहा, बहुत ही शॉर्ट लेक्चर हमारा हो पाया, कवर कर पाया। इस तरीके से सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा अगर हम इतना स्लो चलेंगे। तो एवरीबडी हैज़ टू बी क्विक, थोड़ा सा फास्ट सबको समझना भी होगा और हमें थोड़ा जल्दी जल्दी भी कवर करना होगा सिलेबस। टाइम क्योंकि ऑलरेडी निकल चुका है अगस्त मंथ ऑलमोस्ट, है ना। सार्थक has also joined us. मेरा स्क्रीन आप लोगों को भी दिख रहा है? यस मैम, दिख रहा है। ओके, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ फिर अभी। Let me add 2 more people. They're here. Naman and Vikas has also joined. Okay. Vikas, Naman, you are also with us now. तो हम लोग अभी अप्रोचेस टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। इसको फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मैनेजर भी कहते हैं। जो उसमें डिसीजंस हैं, जो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेने होते हैं, वो फाइनेंस मैनेजर के डिसीजंस या फंक्शंस का भी रोल एक तरीके से होता है वो। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच है अभी जो मैं डिस्कस कर रही हूँ। जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये है ट्रेडिशनल अप्रोच कि फाइनेंस जो मैनेजर के फंक्शंस होते थे या जो फाइनेंस मैनेजर का रोल होता था वो ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल मतलब होता है पुराने अप्रोच के हिसाब से क्या होता था फाइनेंस मैनेजर का रोल। तो वो अप्रोच कहती, अगर आपको फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मैनेजर आएगा तो आप दोनों अप्रोचेस से फंक्शंस बताएंगे मैनेजर के कि पुरानी अप्रोच ये कहती थी और अभी नई अप्रोच के हिसाब से उसके फंक्शंस ये हैं। ठीक है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच मींस पुरानी अप्रोच क्या बोलती है? पुरानी अप्रोच कहती है अंडर दिस अप्रोच द फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाज यूज्ड टू प्रोक्योर एंड एडमिनिस्टर फंड्स फॉर द कॉर्पोरेशन। मतलब पुरानी अप्रोच के हिसाब से फाइनेंस मैनेजर का रोल सिर्फ यही होता था कि उसको ये बता दिया जाता था कि इतना पैसा लेके आना है, या वो प्रॉपर प्लानिंग नहीं करता था कि कहाँ से कितना पैसा आएगा। पैसा जो हम वो मार्केट से उठा रहे हैं, लोन पर ले रहे हैं, बैंक से ले रहे हैं, फाइनेंशियल कहीं से भी ले रहे हैं, वो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा तो नहीं है। कोई और मार्केट से सोर्स है जहाँ से और सस्ते में उठाया जा सकता है, या लॉस कम हो, पैसे का कॉस्ट कम हो उठाने का। आपको पता ही है कि हमें कभी भी कहीं से भी कोई पैसा बोरो भी करना पड़ता है तो उसका एक कॉस्ट आता है। हमें अगर पैसा 10,000 पे हम किसी से इंटरेस्ट पे बोरो कर रहे हैं तो हमें 10,000 वापस नहीं करना है, हमें 10,000 के साथ इंटरेस्ट के साथ वापस करना है। तो हमें ये फाइनेंस मैनेजर का रोल है कि होना चाहिए कि वो ये भी देखे कि वो पैसा सबसे कम कीमत पर कहाँ से मिल रहा है हमको। लेकिन पुरानी अप्रोच ये कह रही है कि उसका काम सिर्फ ये होता था कि वो पैसा ला कर दे दे, प्रोक्योर कर ले और एडमिनिस्टर करके फंड्स लाकर मतलब कॉर्पोरेशन में वो दे। इसके अलावा उसको और कोई काम नहीं करना होता था। तो इस पर्टिकुलर अप्रोच की बहुत सारी कुछ कमियां थी, लिमिटेशंस बोलते हैं हम कमियों को, जो नीचे हैं अभी हम आएंगे उस पे। पहले हम ये 3 थिंग्स पढ़ लेते हैं इसमें ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से क्या है। तो जो कॉर्पोरेशन को प्रोक्योर करके उसने फंड्स देना है, उसमें क्या फॉलोइंग आर द 3 थिंग्स व्हिच वर यूज्ड टू बी स्टडीड फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ द फाइनेंस। वो सिर्फ ये देखता था कि इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज फाइनेंस के कौन से हैं, बैंक्स हैं या कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई और पर्सन हमको कहीं से, कोई कॉर्पोरेशन हमको कहीं से स्पॉन्सर करके कुछ फंड्स दे सकता है क्या, या कुछ भी मतलब कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं वो ये स्टडी करता था। सेकंड था उसका काम इशू ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टू कलेक्ट नेसेसरी फंड्स फ्रॉम द कैपिटल। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर जो आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर हम कोई शेयर बाय करते हैं तो उस शेयर के लिए हम पैसा तो दे देते हैं, लेकिन हमें क्या मिलता है? एज मैंने अगर कोई सपोज किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो मेरे खरीदे हुए हैं, उसके लिए मुझे क्या मिलेगा? एक कोई पेपर होता है, कुछ पेपर को रिटर्न करके, कुछ स्टैम्प करके, कुछ करके वो मुझे देंगे। दैट बिकम्स दी
These are all the instruments के शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स, हम लोग एक वो छोटा सा पीस ऑफ पेपर होता है जो कि शेयर होल्डर्स को मिल जाता है या डिबेंचर होल्डर्स को मिल जाता है या बॉन्ड्स जो भी हम खरीदते हैं वो हम उनको वो पर्टिकुलर पेपर हम इशू करेंगे और हमें पैसा मिल जाएगा। उसके बेस पर उस पर्सन को जो अपना पैसा लगा रहा है उसके पास ये प्रूफ है कि हमने शेयर खरीदे हुए हैं और उन शेयर पे अगर कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी मिलता है या उसकी मार्केट प्राइस शेयर की बढ़ जाती है अगर कोई कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रही है। ठीक है, तो उसका काम एक तो होता था कि वो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज देखे, दूसरा कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स से वो पैसा ले सकता है, शेयर, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, व्हाटएवर या लोन्स। लीगल अकाउंटिंग रिलेशनशिप को भी उसका मैनेज करने का रोल होता था। बस यही होता था कि वो पैसा ले आए और उसको प्रॉपर अकाउंटिंग कर दे। अब आगे वो पैसा का फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है कंपनी को या और कोई चीप सोर्स है मार्केट में अवेलेबल, ये सब चीजों की स्टडी वो नहीं करना बॉदर नहीं करता था। उसको रोल बताया भी नहीं गया था कि तुम्हें करना है, तो वो नहीं भी करता था। इस वजह से इस अप्रोच का थोड़ा सा एक लिमिटेशंस थी, वो ये थी कि उसको आगे कोई जवाबदेही नहीं करनी है कि देखो जी तुमने तो इतना महंगे पे लोन तुमने इतने हाई इंटरेस्ट पे उठा लिया। सपोज 10% पे उसने कोई लोन का पैसा ला कर दे दिया, 10 करोड़ रुपया 10% इंटरेस्ट पे ला कर दे दिया, तो पर मंथ का कॉस्ट कितना बढ़ गया कंपनी को। वो इंटरेस्ट तो बैंक को देना ही पड़ेगा। जो प्रॉफिट अर्न करेगी उसमें से इतना पैसा तो वहीं चला गया। हो सकता है कोई और बैंक शायद 8% दे रहा हो लेकिन उसने कोई काम ही नहीं करा। तो वन साइडेड अप्रोच मतलब उससे कोई दूसरा पर्सन ही पूछेगा नहीं कि तुमने काम क्यों नहीं किया, मार्केट में और कुछ क्यों नहीं देखा। ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पे ज्यादा एम्फेसिस किया जाता था। मतलब वही कि पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम पे ज्यादा एम्फेसिस किया जा रहा है। तो पैसा लेकर आना है, कितनी कॉस्ट पर लेकर आना उस पर कोई ज्यादा एम्फेसिस नहीं कर रहा है। थर्ड इसका प्रॉब्लम था, लिमिटेशन जो होता है ट्रेडिशनल अप्रोच का, वो ये था कि ज्यादा इंपॉर्टेंस ये देते थे लॉन्ग टर्म इफेक्ट पे, कि मतलब जो जहां पर हमको पैसा लॉन्ग टर्म मतलब से मिल रहा है, मतलब लॉन्ग टर्म इफेक्ट मतलब कि जो पैसे का लॉन्ग टर्म में अगर हमें फायदा हो रहा है तो ठीक है। अभी आज के आज आते आते हमारा पैसा अगर कॉस्ट बढ़ रहा है उस पैसे का, तो हम उस पर इतना वो नहीं देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि 10 साल में या 20 साल में हमें ये पैसा मतलब क्या नाम है इसका, कुछ हमें नुकसान नहीं हो या इस पे हमें नुकसान कम होगा। लॉन्ग टर्म में नुकसान कम हो रहा है तो हम लोग कर लेते थे, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा हमको अप्रोच कम इस अप्रोच से अगर हमें ज्यादा भी नुकसान हो रहा है तो हम उस पर एम्फेसाइज नहीं करते थे। तो मोर इम्पोर्टेंस ऑन लॉन्ग टर्म इफेक्ट हम लोग देखते थे। कोई भी काम करने का लॉन्ग टर्म इफेक्ट अगर हमें ठीक लग रहा है, फायदा हो रहा है, तो हम कर लेते थे वो काम। जैसे आजकल हम देखें म्यूचुअल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स में अगर ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ पर्सनल लाइफ का ही हमारा, कि अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स म्यूचुअल फंड्स में करते हैं तो शॉर्ट टर्म में म्यूचुअल फंड्स में हमें कोई भी बेनिफिट नहीं होता। अगर मिनिमम उसमें लॉक इन पीरियड होता है कि हम 3 साल तक तो इन्वेस्टमेंट करेंगे ही करेंगे। हम उस पैसे को 3 साल में वापस भी नहीं ले सकते। पैसा हमने इन्वेस्ट किया है लेकिन हम वापस भी नहीं ले पाए। वापस लेंगे तो जितना पैसा दिया उससे कम ही मिलेगा, प्रॉफिट तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन हाँ, अगर हम म्यूचुअल फंड्स को लॉन्ग टर्म के लिए चलाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 ईयर्स 15 ईयर्स के लिए, तो वो तब हमें पॉजिटिव इफेक्ट देता है और हमें अच्छा मिलता है। तो दैट इज व्हाट कि यहाँ पर भी यही होता था कि लॉन्ग टर्म इवेंट अगर अच्छा हो रहा है तो हम उस पर उस पर्टिकुलर अप्रोच को फॉलो कर लेते थे टू प्रोक्योर द फंड्स ऑप्शन को। बेसिकली मोर इम्फोसिस ऑन लॉन्ग टर्म फंड्स। लॉन्ग टर्म फंड्स मतलब जो पैसा लॉन्ग टर्म के लिए मिल पा रहा है, यानी कि बैंक अगर बोल रहा है कि हम आपको 4 साल के लिए पैसा दे पाएंगे, 5 साल के लिए पैसा दे पाएंगे, वहीं मार्केट से हमें मार्केट से अगर हमें बॉन्ड्स या शेयर्स में हमको 20 साल के लिए पैसा मिल रहा है तो हम लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोक्योर करने की कोशिश करते थे। ये ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है। फोर्थ इसका लिमिटेशन ये था कि हम सिर्फ लॉन्ग टर्म फंड्स पे एम्फेसिस कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म में हम चाह ही नहीं रहे कि हमें मिले, और अगर मिल भी रहा है तो वो बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट पे भी हो रहा है तो हम ले लेंगे। नाउ वी विल कम टू मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है। मॉडर्न अप्रोच टू फाइनेंस मैनेजर। फाइनेंस मैनेजर के मॉडर्न अप्रोचेस के अकॉर्डिंग फंक्शंस क्या हैं देखिए कि इन्वेस्टिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, ये सब डिसीजंस उसके आ गए इसमें मॉडर्न अप्रोच में, कि आज के हिसाब से या न्यू अप्रोचेस जो कंपनीज फॉलो कर रही हैं, मॉडर्न अप्रोचेस जो कंपनीज फॉलो कर रही हैं, उसके हिसाब से उसका जो रोल है वो थोड़ा ब्रॉडर हो जाता है, बड़ा हो जाता है और ज्यादा एनालिटिकल भी हो जाएगा।
सो फर्स्ट लाइन देखिए इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल मैनेजर कंसिडर्स दिस पर्टिकुलर थिंग और द रोल कंसिडर्स द ब्रॉडर एंड द एनालिटिकल व्यू पॉइंट। एनालिसिस भी उसको करना है, वो मार्केट भी स्टडी करेगा, मार्केट के अप्स एंड डाउन से स्टडी करेगा, जहां से जिस पर्टिकुलर फंड को ले रहा है उसका थोड़ा बैक डेटेड डेटा भी देखेगा, 4 साल में वहाँ उसका कैसा स्कोर रहा है, पैसा लॉसेस में तो नहीं रहा उस बैंक का। जैसे अभी आपने देखा होगा यस बैंक 2-3 महीने पहले बिल्कुल बैंकरप्ट हो गया था, बिल्कुल पैसा ही नहीं रहा उनके पास। तो जो जिन लोगों के बैंक अकाउंट थे उस बैंक में, वो अपना पैसा ही नहीं निकाल पा रहे थे, वो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कुछ ट्रांजेक्शन ही नहीं कर पा रहे थे। तो अगर ये मार्केट स्टडी यस मैनेजर यस बैंक की हम लोग करते तो शायद हमारा पैसा उतने टाइम के लिए डूबता नहीं हो। तो गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत ठीक से उसको मैनेज कर लिया था, वो सिचुएशन आउट हो गया, आई मीन विदाउट कंट्रोल नहीं रहा, बट अदरवाइज तो वो पैसा चला गया था। तो इन द सेम वे मॉडर्न अप्रोच फाइनेंस मैनेजर ये कहते हैं कि तुझे एनालिसिस भी करना है, मार्केट को भी स्टडी करना है। तेरा काम सिर्फ ये नहीं कि पैसा लाकर दे दिया, वो पैसा को ये भी स्टडी करो कि चीपेस्ट सोर्स कहाँ से, मोस्ट इकोनॉमिकल हमें कहाँ से पड़ पाएगा, सस्ता में कहाँ से पड़ पाएगा, वो हमें लेना है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच फाइनेंस मैनेजर इज कंसर्न्ड विद बोथ एक्विजिशन, उसको एक्वायर तो करना ही है फंड, प्लस उसका इफेक्टिव, प्लीज म्यूट कर दीजिए, प्लीज म्यूट कर दीजिए। इधर देखिए, यहाँ देखो। मैं म्यूट कर रही हूँ सबको। ओके तो इस अप्रोच के हिसाब से सिर्फ उसको पैसा एक्वायर करना ही नहीं है, उसको उसका इफेक्टिव यूज भी बताना है, कंपनी को कहाँ पर कितना पैसा लगाना है इफेक्टिवली। ऑप्टिमम का क्या मतलब होता है, इन दी बेस्ट पॉसिबल मैनर, जिसमें कि प्रॉफिट सबसे ज्यादा हो, लॉस सबसे कम हो, दैट इज द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ठीक है, अब उसके 3 डिसीजंस हैं यहाँ पे जो फाइनेंस मैनेजर को मेन लेने हैं मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड डिविडेंड डिसीजंस। ब्रॉडर वे में ये 3 डिसीजंस मेन है, इन्हीं को आगे सेग्रीगेट करके कहीं कहीं पे आपको डिसीजन ज्यादा भी दिखेंगे, कहीं पर दिए होता है कि 4 डिसीजन है उसके या 5 डिसीजन है, 6 डिसीजन है, मगर वो इन्हीं में से ही इन्हीं को ही ब्रॉडर कर दिया गया। अगर आप इनको ब्रॉड वे में पढ़ लेंगे तो सारे डिसीजन फाइनेंस मैनेजर के इन 3 में ही कवर हो जाते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अब पहले जैसे ही पैसा आ गया, फॉर एग्जांपल कहीं से प्रोक्योर किया है हमने डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, सपोज 10 करोड़ रुपए फाइनेंस मैनेजर ने प्रोक्योर किया है, एक्वायर किया है, वो इन्वेस्ट कहाँ कहाँ करेगा, पहला इंपॉर्टेंट उसका डिसीजन या फंक्शन हो जाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जेएल मैसी एक एक्सपर्ट रह चुके हैं जिन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी है। इट्स एन ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ बिजनेस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग एंड इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग, मतलब ऑब्टेन भी कर रहा है वो पैसा, एक्वायर भी कर रहा है, और इफेक्टिवली मतलब इन प्रॉपर मैनर यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स भी उसे करना है, सो दैट एफिशिएंटली सारे ऑपरेशंस हो सके और पैसा जो है उसका मोस्ट प्रॉफिटेबल मैनर में यूज हो सके। तो पहला डिसीजन इन्वेस्टमेंट का, द फाइनेंस मैनेजर हैज टू टेक अ डिसीजन रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ द एसेट्स। पैसा अगर हमने ले लिया तो हम अब उस पैसे को कहाँ कहाँ पर अपने ही कंपनी में इन्वेस्ट कैसे करेंगे, लॉन्ग टर्म एसेट्स में करने वाले हैं, शॉर्ट टर्म एसेट्स में करने वाले हैं। शॉर्ट टर्म में कुछ पैसा हम कैश में भी रखते हैं, कैश का कोई हमें रिटर्न नहीं मिल रहा। अगर आप अपना पैसा अपने पास घर में रखा हुआ है, सपोज आपके पास एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ पैसा है, वो घर में रखा हुआ, कुछ मिल रहा है उस पर, कुछ नहीं मिल रहा है, रिटर्न तो कुछ है ही नहीं। लॉन्ग टर्म इफेक्ट, अगर लॉन्ग टर्म एसेट्स मतलब अगर आप उसको किसी एफडी में या बैंक में किसी और सेविंग प्लान में इन्वेस्ट कर देते हैं या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, आपको उस इन्वेस्टमेंट से कुछ रिटर्न आने लग जाएगा। पैसा तो वहीं कमाएंगे जितना आपने इन्वेस्ट किया, कुछ रिटर्न भी आ रहा है, तो आपका और पैसे से कुछ कमाई हो रही है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का उसका ये मतलब है कि हम लॉन्ग टर्म में कितना इन्वेस्ट करेंगे, शॉर्ट टर्म में कितना इन्वेस्ट करेंगे। कंपनी को शॉर्ट टर्म में तो पैसे की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, अगर पड़ने वाली है तो शॉर्ट टर्म में वो इन्वेस्ट करे थोड़ा ज्यादा, लॉन्ग टर्म में कम करे। ठीक है, इन्वेस्ट द फर्म्स मनीज टू बी इन्वेस्टेड, मतलब ये उसका डिसीजन है इन्वेस्टमेंट का, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, कैसे, क्या। कैपिटल बजटिंग,
इस थिंग कि जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो कैपिटल बजटिंग वही हो गया कि हमने जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है वो कैपिटल कौन कौन सी में है। फॉर एग्जांपल हमने प्रोक्योर तो भी कर लिया लोन से या किसी से, लेकिन हम ये सोच सकते हैं कि उस पर्टिकुलर चीज को, लोन को क्या हमें वापस करके बॉन्ड्स खरीद लेने चाहिए, बेच देने चाहिए अपने, और पैसा वहां से, ये सारी चीजें कैपिटल बजटिंग में। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब है कि बिल्कुल जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसके लिए जो पैसा चाहिए, छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं एवरीडे के, दैट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो उदय, व्हाट आर यू टेक्सटिंग बेटा? यस उदय बोलो। Uday, you can tell me. Next is financing decision. Financing decision है the firm's financing decision is related to the capital structure of the business, that is proportion. Is everybody okay with this call? सबको सब कुछ सुनाई दे रहा है, समझ आ रहा है? कहीं पर कुछ इशू आ रहा है किसी को तो बताइए। उदय बेटा, ये जो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं ना, ये आपके इंटरनेट का प्रॉब्लम है बेटा, ये इंटरनेट का प्रॉब्लम है आपका। ये जब रिकनेक्टिंग दिखाने लगता है तो इसका मतलब होता है कि आपका इंटरनेट अनस्टेबल है या कनेक्शन चला गया है, तभी इंस्टेंटली वो रिकनेक्टिंग के लिए दिखाता है। मोहित बेटा, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं चैट में कि व्हाई डू वी नीड टू स्टडी द फाइनेंस मैनेजर रोल एंड ऑल दोस थिंग्स, ये हम लोग कल कवर कर चुके हैं ना बेटा। आप 4 o'clock वाले लेक्चर में कल आप इवनिंग में थे मोहित? यस मैम, था मैम। बेटा मैंने बताया मैंने तो सब्जेक्ट का आपको इम्पोर्टेंस बताया है कि हमें सब्जेक्ट पढ़ ही क्यों रहे हैं। फाइनेंस मैनेजर नहीं अगर होगा तो फंड्स जो कंपनी के पास, सब देखो पैसा इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग किसी की भी लाइफ, पर्सनल लाइफ में भी। तो सेम वे फाइनेंशियल हेल्थ कंपनी की कैसी है, पैसा है नहीं है, अगर है भी तो वो इफेक्टिव मैनर में यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर नहीं होगा तो अभी तो फिर भी शॉर्ट टर्म में शायद प्रॉफिट सर्वाइव कर जाए ऑर्गेनाइजेशन, लॉन्ग टर्म में नहीं करेगी अगर लॉसेस ही रहेंगे। तो इसलिए हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फाइनेंस मैनेजर का रोल भी डिफाइन करें। उदय बेटा, ये आपका इंटरनेट का ही इशू है फॉर श्योर, और कोई इशू नहीं है ये, ठीक है? आप प्लीज एक बार अपना इंटरनेट दोबारा से देख लीजिएगा कनेक्शन या चेक करके। जब भी रिकनेक्शन आपको दिखा रहा है उस टाइम पर फॉर अ मिनट या फॉर अ सेकेंड भी अगर कनेक्शन जाएगा तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा बीच में, कॉल जूम कॉल 1 सेकंड के लिए भी अगर कनेक्शन जाता है तो, ठीक है? तो जो ये आप स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं कि इंटरनेट का ये प्रॉब्लम है, ये जूम का प्रॉब्लम नहीं है। अगर होता तो फिर ये सबको प्रॉब्लम होता। वी ऑल आर कनेक्टेड, तो जिनका स्टेबल है कनेक्शन, ये कनेक्शन किसी का भी अनस्टेबल हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, आप में से भी किसी का भी हो सकता है। कुछ अगर मिस हो रहा है इसकी वजह से तो मैं ये नोट्स आपसे शेयर कर लूंगी, आप उसके थ्रू आप देख लीजिएगा। फिर भी कुछ पॉइंट नहीं समझ आता, आप मुझे कॉल पे भी पूछ सकते हैं, कोई भी कभी भी, ठीक है? मोहित, इज दैट क्लियर नाउ कि हम क्यों पढ़ रहे हैं? यस मैम। ठीक है। यस मैम। और मैं चाहती हूँ कि जो भी ये फालतू की चैट्स है ना तो हम ये व्हाट्सएप ग्रुप पर किया करें, ना हम ये यहाँ चैट पर किया करें। लोकल सिम है एंड ऑल दैट, ठीक है? ये सब चीजें सब अवॉइड करो। देवाशीष, नमन, व्हाटएवर, प्लीज। हम लोग प्रोफेशनली यहाँ पर कनेक्टेड, हम लोग पढ़ने के लिए यहाँ पर कनेक्टेड हैं। आप लोग थोड़ा प्रोफेशनलिज्म दिखाओ, मैच्योरिटी दिखाओ। अब तो 7th सेमेस्टर में आ गए हो। ये बच्चों वाली हरकतें आपको अगर करनी भी है तो अपने दोस्तों के साथ पर्सनल विंडो में करनी चाहिए बेटा, ये सबको नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है? थैंक यू सो मच। सॉरी बोलने के लिए नहीं बोला मैंने, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ दैट वी शुड टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, वी हैव टू बिहेव मेच्योरली, ठीक है? फाइनेंशियल डिसीजन पे थे हम। फाइनेंसिंग डिसीजन पे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फाइनेंसिंग डिसीजन प्रोपोर्शन ऑफ द डेट एंड इक्विटी।
प्रोपोर्शन का मतलब होता है किस पर्टिकुलर रेशियो में हमने अपनी इसको जो कैपिटल हमने रेज किया है उसको रखना है। अगर किसी वजह से, किसी इमरजेंसी की वजह से हमने किसी भी ऐसे मतलब लेस बेनिफिटेड डिसीजन ले लिए हैं कि हमने प्रोक्योर कर लिया, लोन ले लिया सपोज हाई इंटरेस्ट पे या कुछ ऐसा है, तो हम ऐसा सोच सकते हैं बाद में फाइनेंसिंग डिसीजन लेने के टाइम फाइनेंशियल मैनेजर फिर बैठकर ये स्टडी करे कि मार्केट से उसने ये पैसा इतने कॉस्ट पे उठाया, टोटल पैसा इतनी कॉस्ट पे उठाया, क्या अभी इसको वो चेंज कर सकता है, क्या वो रिटर्न करके पैसा किसी और तरीके से मार्केट से उठा सकता है, कोई और पर्सन है जो उसको लेस इंटरेस्ट पे दे दे, क्या पता उसका कोई फ्रेंड ही हो, क्या पता वो डिस्कस करके जो ओनर ऑफ द कंपनी है उसी से पूछे, क्या पता उसका अपना पैसा कुछ एक्स्ट्रा पड़ा हो वो इन्वेस्ट कर सकता है अभी, मतलब ऐसा जिससे कि उसको कॉस्ट ना देना पड़े या कम देना पड़े। कितने मतलब प्रोपोर्शन का मतलब फॉर एग्जांपल अगर 10 करोड़ की एक कैपिटल है या 1 करोड़ की कैपिटल है या 1 लाख की कैपिटल उठानी थी, कुछ भी पैसा उठाना था, तो किस प्रोपोर्शन में रखे, 50% का इक्विटी शेयर्स ले ले, 50% बाकी जो बच गया उसका डिबेंचर्स ले ले, या और क्या कर ले, ये प्रोपोर्शन होता है। कितने परसेंटेज का क्या कैपिटल रखना वो प्रोपोर्शन हो गया। ये डिसीजन लिया जाता है, इट इज मेड इन द लाइट ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंटरेस्ट। तो ये सारी चीजें कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मद्देनजर रखते हुए उसको डिसीजन लेना है कि कौन सी कॉस्ट पर मुझे पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है, कौन सी कॉस्ट पर मुझे इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ रहा है, या डिविडेंड तो ज्यादा नहीं देना पड़ रहा, मेरे शेयर की कॉस्ट कितनी जा रही है, मैं शेयर की कॉस्ट भी बढ़ाऊं। फाइनेंशियल मैनेजर का ये भी काम है, फाइनेंस मैनेजर का, कि कॉस्ट ऑफ शेयर जो उसकी अगर 10 रुपए पे शेयर उसने तो वो बेच, मतलब एक टाइम पे कभी कभी आपने सुना होगा ऐसा होता है मार्केट में कि किसी ने कोई शेयर खरीदा, 10 रुपए का शेयर था, आज मार्केट में उसकी वैल्यू 20 रुपए है, तो पर पर्सन की वो शेयर कॉस्ट ही बढ़ गई ना, वो आज बेचेगा, सपोज उसने 100 शेयर लिए हुए थे, 100 शेयर पे 10 रुपए पे बच गए, उसके 1000 रुपए का फायदा हो गया उसको, वो बेच सकता है शेयर होल्डर। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यही काम है मेन, फाइनेंसिंग डिसीजन के लिए कि प्रोपोर्शन कौन से में रखेगा, ठीक है, और कौन सा कॉस्ट इन्वॉल्व है। रिस्क इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग, रिस्क फैक्टर कहाँ कहाँ पे इन्वॉल्व है, शेयर होल्डर्स को कब रिटर्न करना है, कुछ हमने शेयर होल्डर्स से शॉर्ट टर्म अग्रीमेंट तो नहीं करा, या शॉर्ट टाइम के लिए तो हमने शेयर्स नहीं बेचे थे, ऐसा तो नहीं था कि हमने सिर्फ 2 साल के लिए शेयर्स बेचे, 2 साल के बाद पैसे का हमारे पास पता ही नहीं आता, पता ही नहीं है, उनको पैसे वापस करने पड़ जाएंगे, 3rd ईयर में हम कहाँ से पैसा लाएंगे, ये सारे डिसीजन उसको देखने पड़ेंगे, कॉस्ट एनालिसिस करना पड़ेगा, और तब देखना पड़ेगा कि पैसा कहाँ से लिया, ले भी लिया अगर किसी गलत तरीके से, तो उसको अभी हम ठीक भी कर सकते हैं क्या, रिटर्न करके कहीं और से प्रोक्योर कर सकते हैं क्या, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो लॉन्ग टर्म वाला लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ है, शॉर्ट टर्म वाला लिया हुआ है कि नहीं, दीज ऑल आर दी फाइनेंसिंग डिसीजंस। उसके बाद 3rd इंपॉर्टेंट आता है डिविडेंड डिसीजन। एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि डिविडेंड डिसीजन का नाम ही है कि डिविडेंड डिसीजन उसको लेना है। डिविडेंड्स बेसिकली क्या होता है, शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट जो कंपनी में होता है, जो प्रॉफिट जो भी सपोज कंपनी ने इस, आपने देखा होगा न्यूज में आता है बहुत बार कि टीसीएस ने इस क्वार्टर में इतना प्रॉफिट अर्न किया, या रिलायंस ने इतना प्रॉफिट अर्न किया, तो जो भी प्रॉफिट कंपनी को हो रहा है उस प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज ऑफ द शेयर उनको एज डिविडेंड देना पड़ता है शेयर होल्डर्स को। मतलब शेयर होल्डर्स आर बेसिकली दी ओनर्स ऑफ द कंपनी, एक तरीके से वो ओनर्स ही हैं कंपनी के, कुछ पार्ट के, जितना परसेंटेज उन्होंने कैपिटल का लिया हुआ है कंपनी का, उसके वो ओनर्स ही हैं। तो अब ओनर्स को की इनकम क्या होगी, ओनर्स को सैलरीज तो नहीं मिल रही है, एक तरीके से शेयर होल्डर्स को सैलरीज नहीं मिल रही है, तो जैसे एम्प्लॉइज को सैलरीज मिलता है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है। तो फाइनेंस मैनेजर का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो ये भी डिसाइड करे कि डिविडेंड किसको कितना देना है, किस प्रॉफिट का कितना शेयर हम लोगों ने डिविडेंड डिसाइड करना है। मैनेजमेंट से डिस्कशन के बाद ये डिसाइड होता है कि इतना हम लोग एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर्स को देंगे, या एट टाइम्स नहीं भी देंगे, या हमें ये भी देखना है कि प्रॉफिट का सारा पैसा हम डिविडेंड में नहीं दे देंगे, हमें फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी रखना है, प्रॉफिट में से ही पैसा निकालेंगे, अगले कुछ सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, अगले कुछ सालों के लिए अपना कंपनी में ही पैसा लगाना है, या बिजनेस को और बढ़ाना है, फ्यूचर एक्सपेंशन कुछ करना है, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट के लिए ही हमें कहीं से पैसा अगर चाहिए तो नेक्स्ट ईयर हम बाहर मार्केट से पैसा ना उठा के अपने प्रॉफिट में से यूज करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, इंटरेस्ट बचेगा। तो डिविडेंड डिसीजन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन इसलिए हो जाता है कि ऐसा तो नहीं कि सारा का सारा प्रॉफिट डिविडेंड में बांट दिया और खत्म कर दिया,
प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम डिविडेंड में देंगे, कुछ हम अपना फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए भी सोचेंगे, कुछ हम इन्वेस्टमेंट्स जो आगे करनी है उसके लिए भी सोचेंगे और पैसा बचाएंगे। तो कौन करेगा ये काम? ये काम कौन करेगा? कंप्यूटर इंजीनियर कर सकता है कि काम नहीं कर सकता। सबके अपने अपने रूल्स डिफाइंड है, इसीलिए फाइनेंस मैनेजर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको पता है मार्केट की स्टडी वो फाइनेंस के तौर पे कर रहा है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की स्टडी कर रहा है और उसको पैसे का प्रोपोर्शन पता है, उसको बहुत मतलब उसका एक्सपर्टीज है इसमें। तो वे सारे डिसीजंस किसी भी और जो रोल है कंपनी में लोगों का, उनसे बेटर वो ये काम कर सकता है। इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत है, इसीलिए फाइनेंस मैनेजर की जरूरत है कंपनी में। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट असरटेन्स द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द फर्म, इंश्योर्स अवेलेबिलिटी, मतलब उसको ये भी समझना है कि कब कब पैसे की जरूरत है कंपनी में, और अवेलेबल कराना वो पैसा भी एडवोकेट फंड्स के थ्रू, डिफरेंट सोर्सेस के थ्रू, जिस टाइम पर चाहिए उस टाइम पर पैसा अवेल कराना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। टाइम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं कि उसको पैसा हमें आज चाहिए था, सैलरीज के लिए हमें पैसा कंपनी को आज चाहिए था और वो नहीं आज कर पाया, वो पैसा कल लेकर आएगा तो एक दिन सैलरीज डिले हो गया। तो वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। It aims at establishing an optimal capital mix in the business and attain maximum returns on the investments. जो भी investments हमने की हुई है, पैसा लगाया हुआ है, हमारा मेन काम जो है वो प्रॉफिट अर्न करना ही है। कोई भी कंपनी चल रही है, कोई भी आदमी काम कर रहा है, कुछ भी हो रहा है मार्केट में, वो सिर्फ प्रॉफिट की वजह से। प्रॉफिट अर्न करने के लिए तो बैठे है ना, कमाने के लिए तो बैठा है हर कोई। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं ये आ गया। फिर अब जो मैं आपको बोल रही थी प्रॉफिट, ऑब्जेक्टिव्स क्या आते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, जो मैं मेन बात कर रही थी कि वो काम किस लिए कर रहे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ऑलमोस्ट एक ही चीज है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको बताऊंगी वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज करना है, या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से ही वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी होगा। अगर आप है सपोजिटली, आप अपने आप को हर जगह रख के सोचा करिए कि मैं अगर होता तो क्या करता, या ये हम क्यों कर रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों पढ़ रहे हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का क्या मतलब हुआ कि कोई भी सपोज आप हम कोई बिजनेस स्टार्ट करना सोचते हैं कि हम करेंगे, तो हम क्यों सोच रहे हैं बिजनेस करने का। आप सोचिए हम क्यों कर रहे हैं बिजनेस करने का, पैसा कमाने के लिए, नहीं तो हम नौकरी भी कर सकते हैं, ज्यादा पैसा कमाने के लिए शायद हम कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोच सकते हैं। तो हर किसी का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉर्पोरेशन इज आल्सो, या कंपनी इज आल्सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो हो गया, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि हम किस चीज के लिए काम कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव होता है, इसको हमें अचीव करना है, अटेन करना है, वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, वेल्थ मैक्सिमाइज करना, जो हमारे पास पैसा है उसको भी मैक्सिमाइज करना। तो वेल्थ होती है कि हमारा अपना पैसा, और जो आपके पास कैपिटल है वो आपका अपना पैसा नहीं है, वो आपने किसी से उधार लिया हुआ है, आपको पैसा वापस करना है, हमारा एसेट नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया भी था कि अगर हमारे पास 10,000 रुपए हैं, किसी से मांगे हुए 10,000 रुपए और एक 10,000 रुपये दूसरा है, वो हमारा अपना है, तो जो हमारा अपना है वो पैसा इज वेल्थ, जो किसी से मांगा हुआ पैसा है वो हमारी लायबिलिटी, वो हमें रिटर्न करना है, और शायद 10,000 से ऊपर ही पैसा रिटर्न करना पड़े, या 10,000 तो पैसा रिटर्न करना ही है, तो एक्चुअल में आपके पास वो रहेगा नहीं आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम, शायद अगले दिन रिटर्न करना हो, या जब भी आपका टाइम हो तो वापस तो वो चले जाएगा, तो आपका वेल्थ नहीं हुआ वो, राइट। तो उसको हमें खर्च करने के लिए सोचना पड़ेगा कि आउटस्टैंडिंग और हमें रिटर्न भी करना है, तो किस तरीके से करें। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच अ फर्म शुड अंडरटेक ऑल दोज एक्टिविटीज व्हिच ऐड टू इट्स प्रॉफिट एंड एलिमिनेट्स, मतलब ऑल अदर्स व्हिच रिड्यूस इट्स, एलिमिनेट्स मतलब उन सब पॉइंट्स को ना करे जो कि हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस कर रहे हैं। हम वो सारी एक्टिविटीज ना करें जो प्रॉफिट को रिड्यूस कर रही हैं, और वो सारी एक्टिविटीज करें जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच वो होता है, ठीक है। मेन एंड द फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। एक तो ये है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो कैपिटल है, उससे जो हमें पैसा आया है उनकी, उस पर हम वेल्थ को मैक्सिमाइज करें। ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली फुलफिल्स देयर मेन ऑब्जेक्टिव। अगर हम ये कर लेते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स का वेल्थ, तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो ऑटोमेटिकली अटेन हो रहा है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है वो एक्चुअल में हमारे ओनर्स भी हैं, उन्हीं की, वो अगर सेटिस्फाई रहेंगे वो छोड़कर भी नहीं जाएंगे, अपने शेयर्स को बेचेंगे नहीं कहीं पर, और हमारे साथ रहेंगे, पैसा हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। वैसे इक्विटी शेयर कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए ही होता है,
बट एक फिक्स डिफाइंड टाइम के लिए इशू होते हैं, तो हमें पता होता है कि अच्छा इतने टाइम के बाद हमको इनका पैसा वापस करना है। शेयर्स जो हमने उनको दिए हैं एज अ ऑन पेपर, वो शेयर्स वापस कलेक्ट कर लेती है कंपनी और पैसा उनको वापस कर देती है। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट देयर शेयर एज द रेजिडुअल इनकम ऑन ओनली, that is they're given dividend and only after the claims of suppliers, employees, lenders, creditors। मतलब डिविडेंड जो है लेकिन कंपनी सबसे बाद में देती है, अपने सारे खर्चे निकालने के बाद। सप्लायर्स को कुछ पैसा देना है वो दे दिया, वेंडर्स को कुछ पैसा देना है वो दे दिया, उधार जहाँ से लिया हुआ अगर वो रिटर्न किसी टाइम पर करना था तो वो सारा वापस करना है। क्रेडिटर्स और डेटर्स आपको पता है, क्लियर है कौन होते हैं क्रेडिटर्स एंड डेटर्स? यहाँ पर क्रेडिटर्स एक वर्ड आ रहा है, लेंडर्स तो आपको पता होगा। गिव मी कॉन्फर्मेशन, किसी को पता है तो बताओ। क्रेडिटर्स हमारे एसेट हो गए, लायबिलिटी हो गए। डेटर्स हमारे एसेट हैं, लायबिलिटी हैं। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमने पैसा लिया हुआ है। पैसा मैंने किसी से लिया हुआ है, वो मेरा क्रेडिटर है। और अगर मैंने किसी को पैसा दिया हुआ है उधार, तो वो मेरा डेटर है। तो डेटर एसेट्स हो गए, क्योंकि जिसको मैंने पैसा दिया हुआ है उससे तो पैसा मैंने वापस लेना है ना, तो मेरी वो इनकम ही होगी आगे आने वाले टाइम में। लेकिन जो क्रेडिटर्स हैं जिनसे पैसा मैंने लिया हुआ है, वो मेरे लायबिलिटी में रहेंगे, क्योंकि वो पैसा मेरा तो है नहीं, वापस करना है आज नहीं तो कल। तो क्रेडिटर्स हम हमेशा, जब भी आप देखेंगे आगे कभी आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तो नहीं आएगा लेकिन फाइनेंस अकाउंट्स में, या कभी आप ऐसा कुछ अकाउंटिंग अगर स्टडी करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स वुड बी ऑन द लायबिलिटी साइड, डेटर्स वुड बी ऑन दी एसेट साइड, कि हमें पैसा आएगा वहां से। ठीक है, तो हमें ये भी देखते हैं प्रॉफिट मैक्स, मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हम क्रेडिटर्स का पैसा तो नहीं देना हमें इस साल में, इस टाइम पीरियड में वो वापस करेंगे, लेंडर्स का पैसा वापस करेंगे, एम्प्लॉइज को सैलरीज देंगे, सप्लायर्स का पैसा देंगे, लेंडर्स का जो भी है वो सब पैसा देंगे, वेंडर्स का पैसा देंगे। उसके बाद जो बच जाता है फिर हम उसका कुछ एक परसेंटेज डिविडेंड में देते हैं। एट टाइम्स डिविडेंड कंपनी नहीं भी देती है, ये कंपनी के ऊपर है। अगर कंपनी को लगता है कि उसको कोई नया प्रोजेक्ट लाना है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें पैसा लगाने के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए, तो वो प्रॉफिट को होल्ड करके उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में लगाने के लिए अपने पास रख लेती है, बता देती है कि ये हमारा एक्सपेंशन का प्लान है या न्यू प्रोजेक्ट का प्लान है, कुछ भी है, और डिविडेंड बहुत कम रेशो में देती है या नहीं भी देती है एट टाइम्स। ये भी कंपनी के ऊपर होता है। व्हेन हम जब हम शेयर कैपिटल मार्केट से उठा रहे हैं तब हम ये पूरा उनको बताएंगे अपना प्रोसेस कि हमारा फ्यूचर में ये भी हो सकता है, तो आदमी अपना सोचकर पैसा लगाए कि वेदर वी हैव टू गो फॉर इट और नॉट। ठीक है, Therefore, if the shareholders are gaining, it is automatically implies that the other claimants are also gaining। मतलब अगर शेयर होल्डर्स पैसा, मतलब अगर उनको मिल रहा है डिविडेंड, इसका मतलब है कि बाकी जो भी क्लेमेंट्स हैं वो सब तो पैसा कमा ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स को तो सबसे लास्ट में मिल रहा है, उससे पहले तो सबको मिल ही गया। तो ये इससे ये भी पता चल रहा है कि अगर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिल रहा है, इसका मतलब कंपनी में और जो भी लोग हैं सब कमाए गए, सबका प्रॉफिट ही हो रहा है, गेनिंग, दे आर ऑल गेनिंग। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, डज नॉट मीन द फाइनेंस मैनेजर शुड इन्वॉल्व इन मैनिपुलेटिव एक्टिविटीज टू ब्रिंग द राइज। हाँ, ये भी एक पॉइंट है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि फाइनेंशियल मैनेजर का या फाइनेंस मैनेजर का एक इंपॉर्टेंट रोल है कि वो इक्विटी शेयर होल्डर की कॉस्ट को बढ़ाए मार्केट में, कि 10 रुपए में खरीद बेचा था, आज उसकी कॉस्ट को 15 करे, 12 करे, 20 करे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो किसी गलत तरीके से ये काम करे। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करे, कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा होगा, ऑटोमेटिकली शेयर राइज होगा, शेयर का कॉस्ट राइज होगा मार्केट में, लेकिन किसी मैनिपुलेटिव एक्टिविटी की वजह से राइज नहीं करना है उसको। ये काम नहीं है उसका कि वो किसी गलत तरीकों में इन्वॉल्व हो जाए और उस तरीके से बोले कि मैं तो मार्केट का प्राइस, मेरा शेयर का प्राइस बढ़ना चाहिए, मेरी कंपनी का कुछ है। दैट शुड नॉट बी दी पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर। ठीक है, द राइज इन द प्राइस मस्ट कम विद द ग्रोथ ऑफ द होम। जैसे मैंने आपको बोला, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का उसका काम है, ग्रो करे वो ऑर्गेनाइजेशन को, रादर कि वो किसी और अननेसेसरी या हैजर्डियस किसी एक्टिविटी में, मैनिपुलेटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर ये काम करे। The finance manager in a company makes the decision for the owners, that is the shareholders of the company। shareholders मैंने आपको पहले भी बताया, the owners of the company, क्योंकि उनका पैसा कंपनी में लगा हुआ है। जो पैसा लगाता है अल्टीमेटली ओनर वही है, उसको पैसा भी अर्न भी करेंगे वो, whatever
he must take decisions which will ultimately prove gainful from the point of view of the shareholders, and they gain only when the price of the share increases in the market. So financial decision will result in the increase in the value of the share is considered very efficient decision. अगर एक फाइनेंस मैनेजर ये काम कर पा रहा है कि वो शेयर्स की कॉस्ट को ऑल द टाइम या हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ा के ऊपर लेके ही जा रहा है मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए, हमेशा पिछले 10, अगर आप रिलायंस के शेयर्स देखें तो वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का उनका बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, सबसे प्रायोरिटी रहता है कि वो लॉस नहीं करते हैं। तो उनके शेयर होल्डर्स को ऑलमोस्ट डिविडेंड्स भी मिलते हैं और मार्केट शेयर भी प्राइस भी बढ़ता ही है। ठीक है, जैसे अभी यूएस बैंक का एक लाइव एग्जांपल अगर मैं आपके सामने लूं, जब अभी बैंकरप्ट हो गया था बैंक, तो उस टाइम पर उसका शेयर इतना ज्यादा नीचे शेयर की वैल्यू गिर गई थी कि बिल्कुल जो शेयर होल्डर्स थे उनको ऑलमोस्ट लॉसेस हो गए थे। लेकिन जब अभी रिवाइव किया दोबारा, बैंक वापस आ गया और अभी ग्रो किया है बैंक ने, तो उस टाइम में अगर जिन लोगों ने, जब बहुत ज्यादा कॉस्ट कम था शेयर का, कुछ लोगों ने शेयर्स खरीद लिए थे यस बैंक के रिस्क लेके। वैसे तो बैंक बिल्कुल डूब ही गया था, कोई उसके शेयर खरीदने को रेडी नहीं था, डर भी रहा था कि पैसा डूब जाएगा। लेकिन उस वक्त बहुत लो कॉस्ट में जिन्होंने भी शेयर खरीद लिए थे, उसके 2 महीने बाद ही उसकी कॉस्ट शेयर की बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो उनको प्रॉफिट हो गया सबको। तो ये होता है कि अगर वो कंसिस्टेंटली पैसा जो है, कॉस्ट जो है, आई मीन शेयर्स का, इक्विटी शेयर्स का वो बढ़ा पा रहा है, तो ही इज अ गुड फाइनेंस मैनेजर। और अगर वो नहीं हो पा रहा है ऐसा, तो ये बहुत पुअर डिसीजन है जो फाइनेंस मैनेजर ले रहा है। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मींस द मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होता है? कैश। लिक्विड मनी क्या होता है? कैश। तो मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, जब जहां पर कॉर्पोरेशन में कैश की जरूरत है तब उसके पास उतना कैश भी फ्लोट होना चाहिए। और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स तो है ही कि उसके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल में उसने कितना पैसा लगाया हुआ है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब एक और भी, वो किस तरीके से आपको पता चलेगा कि हम वेल्थ मैक्सिमाइज कर पाएंगे या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, फाइनेंस मैनेजर ने अपने कुछ एक्शंस प्लान कर लिए कि मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, 1 2 3 प्लान है। एक्शन 1, ये W इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। एक्शन 1, A1 इज एक्शन 1 प्लस A2 A3 A4 व्हाटएवर, उसके पास जितने भी एक्शंस प्लान है वो सब उसने टोटल कर लिए। ठीक है, माइनस करेंगे हम उसमें से द इनिशियल आउटले टू एक्वायर दैट द एसेट और द परस्यू और द कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब उसको कितना पैसा आगे लगाना है कुछ है, वो अगर हम उसमें से माइनस कर देंगे तो वो वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो नेट प्रेजेंट वैल्यू हो गया, वेल्थ यानी कि मैक्सिमाइज हो रही है। तो ऑल द एक्शन प्लान्स माइनस C अगर हम करेंगे और अगर वो वैल्यू आपको माइनस में मिल रहा है तो वेल्थ मैक्सिमाइज नहीं हो रहा है, हमें वो एक्शंस नहीं करने चाहिए, वो हमें एक्शन प्लान्स को फॉलो नहीं करना चाहिए। ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का एक छोटा सा फॉर्मूला है जो एक फाइनेंस मैनेजर फॉलो भी करते हैं अपने इसमें। समीर इज जॉइनिंग सो लेट। I have to finish this lecture in next 10 minutes. So if W is positive, जैसे मैंने आपको बताया, if W is positive the decision should be taken. अगर W negative में आ रहा है तो decision हमको नहीं लेना चाहिए। Is this clear? यहाँ तक किसी को कुछ issues हैं तो बताइए। Is that clear? बोल कर बताइए या चैट पर लिख कर बताइए। Everything is clear to everybody. I am assuming कि सबको सब कुछ समझ आ गया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ग्रेट, क्वेश्चंस पूछा करिए आप लोग। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं हो रहा तो या तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ गया या कुछ भी समझ नहीं आया है। जो मैंने आपको भी जो मैंने अभी आप लोगों को डिसीजंस के बारे में बताया था, फाइनेंस मैनेजर के डिसीजंस, वो ये ब्रॉडर वे में है। फंक्शंस, दी ऑल द फंक्शंस व्हाट अ फाइनेंस मैनेजर हैज टू डू। जैसे कि फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, उसको फोरकास्टिंग करनी है। फोरकास्टिंग का क्या मतलब होता है? फोरकास्टिंग से क्या समझते हो, पता है किसी को?
फोरकास्टिंग का मतलब है फ्यूचर के बारे में हमें एनालिसिस करना है, फ्यूचर में हमें क्या करना है, फोरकास्ट करना, वेदर फोरकास्ट करते हैं, बोलते हैं ना वेदर फोरकास्ट करके, वेदर डिपार्टमेंट जो है वो वेदर फोरकास्ट करके हमको बताता है कल बारिश होगी नहीं होगी। फोरकास्टिंग, फ्यूचर के बारे में जो काम होने वाला है वो फोरकास्टिंग होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो हो ही गया, फंक्शन जो फाइनेंशियल मैनेजर का है या मैनेजमेंट का है वो ये कि वो फाइनेंशियल प्लानिंग करेगा, फाइनेंशियल मतलब पैसे का प्लानिंग करेगा, और फोरकास्टिंग फ्यूचर के लिए फोरकास्ट करेगा। फाइनेंशियल मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये टू प्लान एंड एस्टिमेट द बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स, कि वो प्रॉपर तरीके से, ये जो भी मैंने अभी आपको ओवरव्यू दिया है ये थोड़ा सा और ब्रॉडर वे में ही, अगर आप इसको स्टडी भी करेंगे, रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, इन्वेस्टिंग डिसीजंस और डिविडेंड डिसीजंस, ये सब मैंने आपको अभी पहले जो बताया था मॉडर्न अप्रोच में, उसी का ब्रॉडर व्यू है ये जो फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ रहा है। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग करना है उसको, फ्यूचरिस्टिक प्लान्स क्या क्या है उसको मद्देनजर रखते हुए उसको सारा कुछ प्लान करना है फाइनेंस मैनेजर को कंपनी के लिए। डिटर्मिनेशन ऑफ द कैपिटल कॉम्पोजिशन, वही कॉम्पोजिशन का मतलब स्ट्रक्चर कि कितना पैसा किस रेशो में लगाना है, किस प्रोपोर्शन में लगाना है, वो सेम चीज हो गया कैपिटल कॉम्पोजिशन। ठीक है, ये करना है। उसके बाद नेक्स्ट है फंड इन्वेस्टमेंट, जो पैसा आ गया उसको कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म प्लान्स में करना है, शॉर्ट टर्म प्लान्स में करना है, कहाँ पे करना है कि ग्रो करेगा बिजनेस। पैसे से पैसा ही कमाया जाता है, तो जो पैसा हमने एक्वायर कर लिया उसको हम कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट करें कि बिजनेस ग्रो करेगा। फ्यूचर में रिटर्न्स कहाँ से ज्यादा मिल सकते हैं, वो फ्यूचर में रिटर्न्स कहाँ से ज्यादा मिल सकते हैं वो कैसे पता चलेगा। फाइनेंस मैनेजर को कुछ तो करना पड़ेगा ना ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि मैं पैसा यहाँ लगाऊंगा तो पैसा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। हम लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, हमारे पास पैसा अगर एक्स्ट्रा पड़ा हो तो हम उसको पैसे को अपने घर में ना रख के सेव करते हैं ना, कहीं पे लगाते हैं ना पैसा, तो कुछ स्टडी करके लगाएंगे, चाहे हम 4 दोस्तों से पूछें या मार्केट ट्रेंड देखें पिछले सालों में कि इस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर कैसा था, या इस पर्टिकुलर बैंक के इंटरेस्ट रेट्स कैसे रहे हैं, या अब कैसे हैं, या आगे आने वाले टाइम में कैसे रहेंगे। तो ये सारा कुछ स्टडी और एनालिसिस से पता चलता है। तो फाइनेंस मैनेजर फंड इन्वेस्टमेंट के लिए ये सारा एनालिसिस करके ही चैनल्स भी डिसाइड करेगा कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, कितना टाइम के लिए करना है और कितने रेशो में करना है, वो सब कुछ फंड्स इन्वेस्टमेंट भी फाइनेंस मैनेजर का रोल है। प्रॉपर लिक्विडिटी मेंटेन करना इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन। लिक्विडिटी का मतलब है कि जब जहां पर कैश की जरूरत है तब वहां पर कैश भी हो। ऐसा नहीं है कि पूरा पैसा बैंक में डाल दिया और अब हमारे पास कुछ है ही नहीं, इन हैंड लिक्विड कैश कुछ नहीं है। कैश को हम बोलते हैं लिक्विड मनी। तो लिक्विड एसेट्स भी उसको मेंटेन करना है। कुछ छोटी मोटी चीजों के लिए, एक्सपेंसेस के लिए जो कैश की जरूरत है वो ऑर्गेनाइजेशन में होना ही चाहिए। सारा पैसा हमें नहीं, ऑल्दो सैलरीज एंड एवरीथिंग हमको चेक में देनी है या बैंक से ट्रांसफर करना है, बट वो तभी हो पाएगा जब हमारे पास ऐसा पैसा बैंक में पड़ा है जो हम यूज कर सकते हैं। अगर आपने सारे पैसे का एफडी कर दिया, बैंक में पैसा पड़ा है लेकिन आपने सब पैसों का फिक्स डिपॉजिट कर दिया, सपोज फिक्स डिपॉजिट को आप निकाल ही नहीं सकते हैं, तो क्या आप सैलरी पे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। वो पैसा आपका एफडी की जगह आपके सेविंग अकाउंट में होना चाहिए। दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ लिक्विड एसेट, कि आपको जब चाहिए आपका बैंक आपको इमीडिएटली दे पा रहा है। तो कैश इज द बेस्ट सोर्स फॉर मेंटेनिंग लिक्विडिटी, जो मैंने आपको बताया कि कैश लिक्विड फॉर्म होता है। बिजनेस रिक्वायर्स इट टू बाय रॉ मटेरियल, पे सैलरीज, टैकल, जो भी मतलब रूटीन जो एक्टिविटीज हैं एक बिजनेस का, हर महीने ही सैलरी जाएगी तो जाएगी। वो तो रॉ मटेरियल मतलब कुछ भी हम अगर बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम कोई, हमारा बिजनेस है फॉर एग्जांपल कुछ भी खिलौने बनाने का बिजनेस है, फॉर एग्जांपल टॉयज हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो रॉ मटेरियल क्या होगा? प्लास्टिक कहाँ से खरीदना है? प्लास्टिक से रॉ मटेरियल बनेगा। और कुछ चीजें आपको ठीक है, तो ये जो रॉ मटेरियल टाइम टू टाइम हमें जब चाहिए होगा तब हम खरीद पाए, सैलरीज दे पाए, फाइनेंशियल नीड्स एंड एवरीथिंग को हम कंप्लीट कर पाए, जो भी रूटीन जो एक्टिविटीज है वो हम कंप्लीट कर पाए। दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर लिक्विडिटी ऑफ द फंड्स। डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, सरप्लस क्या होता है? सेलिंग सरप्लस एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स इन मोर प्रोडक्टिव वे व्हिच विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी।
डिस्पोजल ऑफ सरप्लस मतलब जो भी एक्स्ट्रा पैसा आपके पास प्रॉफिट में से बच गया उसको आप प्रोडक्टिव मैनर में कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉफिट जो जिससे कि आपका और प्रॉफिट हो। सरप्लस का मतलब है मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, बचा हुआ है पैसा, मैं उसको कहाँ लगाऊं, अपने पास रखे रहूं ऐसे ही या उसको कहीं इन्वेस्ट करूं तो मेरे पास पैसा ज्यादा आएगा। तो वो डिस्पोजल ऑफ सरप्लस भी उसी का काम है, डिसाइड करना कि जो पैसा एक्स्ट्रा कंपनी में अगर तो है तो वो कहाँ पर डिस्पोज ऑफ करेगा। फाइनेंशियल कंट्रोल्स, कंट्रोल भी लेना, कंट्रोल फाइनेंशियल कंट्रोल करना, अननेसेसरी पैसा कहीं पर नहीं लगा हुआ है, जहां पर जरूरत नहीं है कंपनी का पैसा वहां नहीं जा रहा है, ये भी उसको डिसाइड करना। तो फाइनेंशियल कंट्रोल्स में बी कंस्ट्रक्ट द एनालिसिस ऑफ द कंपनीज एक्चुअल रिजल्ट्स, approach from the different perspective at different times compared to its short term, long term, medium term, ये सब कंट्रोल उसको करना है। दूसरी चीज जो मैंने कल भी शायद आप लोगों को बताई थी कि किसी दूसरे डिपार्टमेंट से कोई फाइनेंस की रिक्वायरमेंट आई है, कोई दूसरा डिपार्टमेंट हेड है वो पैसा मांग रहा है कि हमें इतना पैसा इस काम के लिए चाहिए मेरे डिपार्टमेंट के लिए, तो वो भी कंट्रोल उसको रखना है कितना पैसा देना है, नहीं देना है, किस काम के लिए देना है। वो फाइनेंस मैनेजर का बिल्कुल राइट है, वो पूछ सकता है आपको इतना पैसा क्यों चाहिए, दिखाओ क्या प्लान है तुम्हारा, क्या किस लिए खर्च करना है इतना पैसा, क्या और तरीके से सस्ते तरीके से काम नहीं हो सकता। फाइनेंस मैनेजर उनको एडवाइस भी दे सकता है, ऐसे नहीं इसको ऐसे कर लो, क्योंकि उसका तो एक्सपर्टीज है, वो बताएगा। ठीक है, तो कंक्लूजन इससे ये निकलता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिजनेस वर्ल्ड में, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीजन फॉर एस्टैब्लिशिंग अ कंपनी इज टू मेक प्रॉफिट। हम हर कोई भी काम कर रहा है आदमी, चाहे वो कोई भी आदमी है, कोई भी कंपनी चला रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसका मेन मोटो है ही ये कि वो पैसा कमाएगा, पैसा कमाएगा तभी तो पैसा औरों को भी दे पाएगा, सैलरीज भी दे पाएगा, सब कुछ कर पाएगा। तो मेन प्रॉफिट तो है ये, मेन जो मोटिव है वो प्रॉफिट अर्निंग ही है। एंड ऑल्सो टू रन फॉर मेनी ईयर्स, कई साल तक भी, ऐसा नहीं कि एक साल मैंने बहुत पैसा कमा लिया अगले साल चाहे मेरी कंपनी बंद हो जाए लेकिन मुझे इस साल बहुत पैसा कमाना है, ये भी नहीं होता। प्रॉफिट कमाने के साथ साथ लॉन्ग रन तक, लॉन्ग टाइम तक, कई सालों तक हम वो काम कर भी पाए, तो उसके लिए हमें फ्यूचर भी देखना पड़ेगा, फ्यूचर में कितना पैसा लगाना है, अगले साल क्या काम करना है। सो फाइनेंशियल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फंड्स को एडवोकेटली प्रॉपर तरीके से यूज करें। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे फंक्शंस तक में, बताइए। कुछ लोग हैं जो बिल्कुल अभी ही लॉग इन कर रहे हैं सिर्फ अटेंडेंस के लिए, जब पूरा लेक्चर ओवर हो गया है। मैं ये लेक्चर अभी ओवर करने वाली हूँ। इफ यू गाइज हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज लेट मी नो, प्लीज आस्क मी। No, ma'am. इज एवरीबॉडी क्लियर? Yes, ma'am. जो हमारे पास हैं इस लेक्चर में, मैं एक बार सभी का नाम बोल देती हूँ एंड देन आई एम क्लोजिंग इट। ओके, वंशिका हैज जस्ट जॉइंड, शी इज आस्किंग, दिस इज सो लो, आई एम पुटिंग द अटेंडेंसेस ऑफ एवरीबडी ऑफ यू। आप लोगों को जो इंटरनल्स लगेंगे वो सब चीजों पे होंगे, मैं सब कुछ नोट कर रही हूँ, कौन पर्सन ग्रुप में क्या क्या लिख रहा है। नॉट टू मी, अपने लिए तो मैं कुछ भी किसी से भी इनडिसिप्लिन चीज एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मैं देख रही हूँ कि और भी टीचर्स को आप लोग कुछ भी ग्रुप में लिखे जा रहे हैं, दिस इज नॉट मैनर्स। आप लोग एक इतना प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, आप लोग इतना प्रोफेशनल हाई डिग्री अटेन करने वाले हैं कि सर आप लोग इंजीनियर्स बनने वाले हैं, आपको मैनर्स नहीं है अपने टीचर्स से कैसे बात करनी है। आपको ग्रुप में किसी का भी कुछ भी मन आ रहा है वो लिखे जा रहा है टीचर्स के लिए, अपने कॉलेज के लिए भी आप लोग इतना गलत गलत लिख रहे हो कि कॉलेज का तो यही हाल है, ऐसा ही करता है कॉलेज में, एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा करता है। अगर ऐसा ही करता है तो आप लोग क्यों पढ़ रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में? यू शुड रिस्पेक्ट वेयर यू आर। आप कहीं पर भी हो उस चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे आप कॉलेज में हो, कल को आप किसी कंपनी में जाओगे उस कंपनी की भी तो रिस्पेक्ट करोगे। पैसा कमा रहे हो वहां से, या अपने बॉस को गालियां देते रहोगे जैसे आप अभी अपने टीचर्स को कर रहे हो। मैं इंटरनल्स इन सब मैटर्स पे, डिसिप्लिन पे, असाइनमेंट्स पे, अटेंडेंस पे और क्या आपका पार्टिसिपेशन है लेक्चर्स में, इन सब के ऊपर डिपेंड करके आपको मैं इंटरनल्स प्रॉपर दूंगी। सो आई वुड वांट एवरीबॉडीज पार्टिसिपेशन आल्सो, एंड इन डिसिप्लिन में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ। तो आप सुधर जाओ इस चीज के लिए, और दूसरे टीचर्स को भी बोलना थोड़ा ये कम कर दो अभी जो मैं ग्रुप में देख रही हूँ। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी नाउ? एम आई क्लियर? Yes, ma'am.
ठीक है, मैंने ये सब कुछ अभी कंप्लीट करा है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नेचर, स्कोप, फीचर्स जो भी हैं, ऑन द फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी कवर हो गया है। मैं अभी ग्रुप में ये पीडीएफ भी डालने वाली हूँ, सब लोग डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है। किसी को कुछ क्वेश्चन रहेगा हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। इन पर्सनल विंडो ही आप लोग कुछ भी करेंगे तो मुझे वो पर्सनल विंडो पे ही लिखेंगे। ग्रुप में उसका कोई मतलब नहीं है डालने का। 50 लोग ग्रुप में हैं, शायद उनको आपकी प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है, तो उनको डिस्टर्ब करने की भी जरूरत नहीं है। आप मुझे पर्सनली मैसेज करिए या फोन करिए, मैं आपको रिजॉल्व करूंगी वो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए, टेक केयर, थैंक यू, बाय। हाँ जी, ठीक है बेबी, ओके। नहीं लाए ब्लू गैस का, ठीक है। आप वो गैस का सिलेंडर लाएगा ना, उससे कहना कि ये रेड वाला नहीं चाहिए हमें, ब्लू, हाँ ब्लू वाला चाहिए हमें, ये कहना उससे। खुद तो दे देगा वो, लेकिन वो लाल रेड लाएगा तो ब्लू चाहिए ना, उससे कहा वो ब्लू वाला सिलेंडर ला कर दे हमें।